नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि 10 अक्टूबर को हमने बिहार इलेक्शन को लेके एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं बिहार में सीटों का क्या तालमेल होगा, कैसे किस पार्टी को कितना सीट मिलेगी, उसके बारे में मैं अपने फॉलोअर्स को बताऊंगा। जब बिहार में 2015 में चुनाव हुए थे तो आपको ध्यान होगा कि उस समय आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी तीनों पार्टियां जो थी लगभग 50-60 सीटों के आसपास थी। आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उस समय भी 80 सीटें थी और जेडीयू के पास 71 सीटें थी और बीजेपी के पास 54 सीटें थी। और पहले आरजेडी और जेडीयू का समझौता हुआ और सरकार बनाई गई। बाद में ये सरकार गिरी या गिराई गई और बीजेपी के सपोर्ट से ये सरकार दोबारा आई। बिहार असेंबली में टोटल 243 सीटें हैं और जिसको भी सरकार बनानी है उसके लिए कम से कम 122-23 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब जबकि चुनाव 28 अक्टूबर को पहला चरण है, 3 नवंबर को दूसरा और 7 नवंबर को तीसरा चरण है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि काफ़ी लोगों ने दल बदले, जो कि अमूमन होता है, पार्टियां चेंज होती हैं। बीजेपी से लोग बाग आरजेडी में गए, आरजेडी के लोग कहीं और गए और कहीं और पार्टी के लोग कहीं और गए। और इस बीच में रामविलास पासवान जी का निधन भी हो गया। रामविलास पासवान जी एक ऐसे राजनेता थे जो कि पिछले 35-40 सालों से राजनीति में, दिल्ली में चाहे जिसकी भी सरकार हो, वो मंत्री रहते थे। उनका ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं जो लोग राजनीति में पीएचडी करते हैं, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में, उनको रिसर्च करना चाहिए कि खासतौर से रामविलास पासवान जी की कुंडली पे, कि वो कैसे हर पार्टी में एडजस्ट हो जाते थे। और ये तीनों नेता, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, ये सब शिष्य होते थे एक ज़माने में महान, जिसको हम लोहियावादी नेता बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी के बाद, हालांकि वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं करे किडनी फेलियर के कारण, लेकिन ये उसी ज़माने के नेता लोग हैं जिन्होंने बिहार में पिछले 30-35 साल शासन किया। लेकिन मैं फोकस करूंगा वापस बिहार के चुनाव में कि क्या होने जा रहा है। तो 2015 का जो चुनाव था उसमें आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, सरकार में आई लेकिन बाद में सरकार से बाहर हो गई। 2020 में जो मुझे कैलकुलेशन निकल के आ रही है उसमें आरजेडी फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो रही है और इस बार जो बीजेपी की सीटें हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं आरजेडी को, और जो जेडीयू की सीटें हैं वो भी ट्रांसफ़र हो रही हैं आरजेडी को। पिक्चर बहुत साफ है। जो सरकार बनाने की जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है मेरे हिसाब से, मुंडन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, उसमें आरजेडी को कुछ सीटों की कमी होगी, वो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि 2015 वाली स्थिति नहीं हो पाएगी कि बीजेपी और जेडीयू सरकार बना ले। वो स्थिति इस बार नहीं आएगी। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, ये अपना 1-1, 2-2 सीटों के साथ अपने आप को अपना प्रेजेंस दिखाएंगे। रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है ये बहुत अच्छा नहीं करने वाली, 1, 2 या 3 सीटें, इससे ज़्यादा इसको नहीं आने वाली। लेकिन जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो आरजेडी है, सेकंड पार्टी जो होगी वो बीजेपी होगी और थर्ड पार्टी जो होगी वो जेडीयू होगी। मुंडन एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल लगा के मैंने जो लोकसभा सीट 2019 के बारे में जो प्रेडिक्शन किया था वो बिल्कुल एक्यूरेट था, 100%। उसके हिसाब से यदि हम देखें तो बीजेपी को 2020 के विधानसभा चुनाव पे कायदे से देखा जाए 243 विधानसभा की सीटों में कम से कम 150 से 160 सीटें लानी चाहिए थी। लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें मोदी जी के पास लीडरशिप है और बीजेपी का एक दुर्भाग्य रहा है कि वो हर जगह मोदी जी को ही यूज कर रही है, क्योंकि उनकी पार्टी में और कोई ऐसा नेता नहीं है जो जनता को आकर्षित कर सकें, वो जनता को समझा सकें। सवाल जो उठता है कि मोदी जी कब तक इस बीजेपी को आगे ले जाएंगे, वो मैं बीजेपी के अगले वीडियो में कभी आपको बताऊंगा।
क्योंकि 2024 का लोकसभा समय जाते देने लगेगी, 2024 आ जाएगा और 2024 तक का जो समय है इसमें काम भी करना है और इसमें बहुत सी अड़चने हैं, देश में बहुत सी समस्याएं हैं जो मैं अलग अलग वीडियो में बताता रहा हूँ। कोरोना का जो साइड इफेक्ट है वो बिहार के चुनाव में दिखाई देगा। कोरोना का ये साइड इफेक्ट जो होगा ना, ये बीजेपी को और जेडीयू को सत्ता से बाहरी का रास्ता दिखाएगा बिहार में, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। मोदी जी डैमेज कितना कंट्रोल कर पाते हैं वो वक्त बताएगा, लेकिन यदि हम तेजस्वी यादव की कुंडली देखें तो तेजस्वी यादव की कुंडली में 28 अक्टूबर को जो चुनाव का पहला फेस है वो उनके फेवर में है। 3 नवंबर को जो उनका सेकंड राउंड है उसमें भी फेवरेबल पोजीशन है और 7 नवंबर को जो स्थिति है वो भी उनके फेवर में है। चूंकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो हैं वो नीतीश कुमार हैं, मैंने नीतीश कुमार जी के बारे में पहले बोला है कि उनका राजयोग भंग, उनका सत्ता परिवर्तन हो रहा है, मतलब वो मुख्यमंत्री के पद से तो जाएंगे लेकिन राजसुख उनका कंटिन्यू रहेगा। तो मेरे हिसाब से शायद वो दिल्ली शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर का जो ट्रांजिट है वो उनके बहुत फेवर में नहीं है। इसका मतलब वहाँ पे उनका डाउन हो रहा है। यदि हम बीजेपी की कुंडली देखें, क्योंकि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है और मोदी जी करीबन 12 रैली कर रहे हैं बिहार में, हम यहाँ पे जाके देखें तो ये जो चुनाव हो रहे हैं, आपका बिहार का जो चुनाव हो रहा है ये बीजेपी के लिए थोड़ा सा डाउन बताता है। हाँ, यदि ये चुनाव 12 दिसंबर के बाद होते तो मैं कहता कि बीजेपी ड्राइविंग सीट में आएगी, अच्छा करेगी। बीजेपी की हम अच्छी परफॉर्मेंस देखेंगे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में। जब मैं वेस्ट बंगाल का वीडियो रिलीज करूंगा तो उसमें काफ़ी डिटेल में बताऊंगा कि वेस्ट बंगाल में क्या होने जा रहा है। लेकिन यदि हम बिहार में फोकस करें तो बिहार का स्थिति बिल्कुल साफ है। आरजेडी एक अच्छे परफॉर्मेंस वर्ड तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि परफॉर्मेंस तो बिहार में किसी भी सरकार का नहीं रहा है जो पिछले 35 सालों का जो हिसाब किताब रहा है। हालांकि लोग बोलते हैं कुछ डेवलपमेंट हुआ है, पता नहीं भगवान जाने क्या हुआ, वो तो वहाँ की जनता डिसाइड करेगी। मुझे वो दौर याद है कि 1990 तक मैक्सिमम आईएएस ऑफिसर्स, मतलब सिविल सर्वेंट जो होते थे वो बिहार से आते थे। एक शिक्षा का एक स्तर था, वो पतन हो गया। तो ये जो पतन हुआ ये 35 साल में हुआ, इसके लिए मैं समझता हूँ बिहार की जनता ही जिम्मेदार है। मैं वहाँ के नेताओं को दोष नहीं देना चाहूँगा, लेकिन वहाँ की जनता को ये बताना चाहूँगा कि भाई अच्छे नेताओं को आगे लाओ, कम से कम डेवलपमेंट का काम हो। शिक्षा के मामले में एक ज़माने में एक स्थान था बिहार का, वो ख़त्म हो चुका। तो नीतीश कुमार जी की कुंडली में जो 28, 3, 11 जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें जो ट्रांजिट है वो उनके फेवर में नहीं है, मतलब लॉस है। जेडीयू को लॉस होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं यहाँ बीजेपी को पकड़ूंगा तो बीजेपी की कुंडली में जो देखें तो वो भी फेवरेबल स्थिति नहीं है, मतलब बीजेपी डाउन हो रही है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि लगभग 2015 वाली स्थिति, 2015 में आरजेडी नंबर 1 में थी, इस बार भी नंबर 1 में रहेगी, लेकिन सीट ज़्यादा आ रही हैं। सीट 3 का आंकड़ा पार करेंगी। जेडीयू 71 सीटें थी, 71 से कम आएंगी, 30-40 के आसपास। बीजेपी 54 थी, 54 से घट होंगी 30-35, इससे ज़्यादा सीटें मेरे हिसाब से नहीं आती हैं। इसका मतलब जो ब्राइट चांसेस हैं सबसे बेहतरीन वो हैं आरजेडी के पास। और वो जो तेजस्वी जी की कुंडली मेरे पास आई है, जो कि मैं मानता हूँ वो ऑथेंटिक कुंडली है, उसके हिसाब से उनके सितारे इस समय बुलंदी पे हैं। बहुत से मेरे मित्र बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे अलग पार्टी के हों, वो मुझसे शिकायत करते हैं कि आप पक्ष ही नहीं करते हैं या किसी एक पार्टी का पक्ष करते हैं। ज्योतिष में किसी का पक्ष नहीं होता है, और वो ज्योतिषी का जो किसी का पक्ष करे। ज्योतिष का मतलब होता है जो तथ्य होते हैं, जो रियलिटी होती है, वो अपने फॉलोअर्स को बताना। और मैं वो तब बताता हूँ जब मेरे पास ऑथेंटिक हॉरोस्कोप होती है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। और एक एस्ट्रोलॉजर का फ़र्ज़ होता है
कि वो सही चीज़ें बताए, सही गाइड करे, लोगों को एक रास्ता बताए। और मुझे इसी में ही खुशी मिलती है कि लोग एस्ट्रोलॉजी सनातन, जैसे मैंने सनातन परंपरा की बात करी तो आज सब लोग सनातन की बात करने लग गए। तो यदि सनातन परंपरा वापस आती है, जो कि आएगी, तो आप देखिएगा कि बहुत कुछ चेंजेस होंगी। और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव वाली प्रक्रिया होती है, ये बहुत दिन नहीं होने वाली। अब बिहार का चुनाव देख लीजिएगा, वेस्ट बंगाल का चुनाव देख लीजिएगा, लेकिन बाद में इनकी स्थिति, चुनाव होना, मुझे तो नहीं लगता कि आगे चुनाव होंगे। तो आगे क्या होंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ अब जा रहा है ये मुल्क, नहीं पूरी दुनिया की बात मैं करूँगा कि क्या होगा। हमें चुनाव, जिस डेट में चुनाव है उसके परसेंटेज का और इसके बाद रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। मैं ज्योतिष के माध्यम से कई बार मेदिनी ज्योतिष के पैरामीटर्स लगाए हैं जो कि लगभग सही हैं। उम्मीद है ये एक फिर टेस्टिंग पॉइंट है बिहार को लेके। अगला वीडियो वेस्ट बंगाल का आप लोगों को जल्दी दूंगा। नमस्कार।